गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, चार्ज बाय मास रेशो और इसके अलावा दूसरे टॉपिक्स हम पहले कर चुके हैं। आज जो बात करेंगे बेटा वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। देखो बेटा सबसे पहले क्या हुआ भी इन 1920 तक 1920 तक क्या था भी जस्ट बेटा दो ही फंडामेंटल पार्टिकल थे, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। और यह कहा गया भी किसी भी एटम का जो मास होता है वो सिर्फ इन दोनों की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन का मास था वो प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में बेटा नेग्लिजिबल था। तो मतलब ओवरऑल ये हुआ भी जो अपने पास मास है वो किसकी वजह से हुआ, प्रोटॉन के। लेकिन जब रदरफोर्ड ने डिस्कस किया इन 1920 भी जो हमारे पास हाइड्रोजन को छोड़ के कोई भी दूसरा जो एटम है उसका जो मास है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से नहीं पता चलता। तो हीलियम एटम लेके जो रदरफोर्ड थे उन्होंने देखा कि जो हीलियम का न्यूक्लियस है उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है उसमें बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब भी जो 2 प्रोटॉन थे उसका जो था ट्वाइस मतलब डबल जो है एटॉमिक मास कितना आ रहा था 4, जबकि इलेक्ट्रॉन का मास नहीं था। तो रदरफोर्ड ने देखा भी न्यूक्लियस के अंदर ऐसे कोई 2 न्यूट्रल पार्टिकल प्रेजेंट है जिनकी वजह से इसका जो मास है वो 4 टाइम्स हो रहा है। तो इसके लिए जो साइंटिस्ट आए चैडविक, उन्होंने जो है इसके बारे में अपने को बताया। जब उन्होंने क्या किया, एक जो थिन फॉइल थी उसमें से बम्बार्डेड किया अल्फा रेज पार्टिकल्स को और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया भी जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होता है और वो जो न्यूट्रॉन है उसके ऊपर बेटा जो मास है वो कितना है, प्रोटॉन के जितना होता है। कितना 1.67 इंटू 10 की पावर बेटा जो इन्होंने बताया कितना था अपने पास, समथिंग -24। तो बेटा ये कितना रहा जो मास था, मास ऑफ न्यूट्रॉन, वो बेटा आपके पास जो रहेगा इसके अंदर वो रहेगा 1.67 10 की पावर -24। और अगर हम इसको किलोग्राम में ले बेटा तो आप इसको क्या करोगे, 27 कह दोगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमें किसने बताया, चैडविक ने। तो अपने पास 3 चीजें आ गई बेटा भी जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो किसने दी बेटा, जे थॉमसन। जो दूसरा था बेटा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ये किसने दी, गोल्डस्टीन। और तीसरा बेटा जो रहा न्यूट्रॉन, इसके बारे में हमने बताया चैडविक। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो जो लास्ट डेफिनेशन मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी बेटा आपको, वो क्या थी, मास नंबर। तो जो बेटा मास नंबर था हमने क्या कहा था कि वो सम होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो कि हमें किसने बताया, चैडविक ने बताया भी जो हमारे पास मास नंबर है न्यूक्लियस का वो मास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो इस तरह से हमने उसकी क्या की थी, डेफिनेशन की थी। अब इसी के अकॉर्डिंग अपने पास बेटा कुछ डेफिनेशन और आती हैं। जैसे एक डेफिनेशन जो है बेटा आपके पास वो है एन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम atomic number but different mass number। एग्जाम्पल है बेटा, जैसे आप देखते हैं 1H1 1H2 और 1H3। तो इसमें अपने एलिमेंट सेम है, एटॉमिक नंबर भी सेम है, बट जो इनका मास है बेटा वो आप देख रहे हैं डिफरेंट है। इसी तरह और भी एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, जैसे C6 12 C6 14
तो इसमें भी देखो एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, तो इसे आप क्या नाम दोगे, आइसोटोप्स का। इसी तरह से एक डेफिनेशन है बेटा आइसोबार, इसमें क्या कहोगे, एन एटम्स ऑफ different atoms of same element having same atomic number but different having different atomic number but same mass number, मास नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। एग्जाम्पल है बेटा आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम, 18, 19, 20, लेकिन ये क्या है 40, 40 और 40। अब इसमें देख सकते हैं इनका जो मास नंबर है बेटा वो सेम है बट जो इनका एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है, तो इसको आप क्या नाम दोगे, आइसोबार का। इसी तरह से नेक्स्ट जो डेफिनेशन है बेटा एक वो है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स देखो बेटा, आइसोटोन्स में अपने जो एटम्स हैं वो डिफरेंट एलिमेंट के होंगे, ठीक है, और उनके अंदर जो उनका एटॉमिक नंबर है और जो मास नंबर है वो भी डिफरेंट होगा, बट उसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो बेटे सेम होते हैं। कैसे कहेंगे आप, एन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग different atomic number and mass number but same number of neutrons। भी एटम्स हैं अपने पास डिफरेंट एलिमेंट्स के, हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर है बेटा और डिफरेंट ही उनका मास नंबर है, बट कहता है जो उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है बेटा वो क्या दे रखे हैं उसने, वो सेम दे रखे हैं। तो एग्जांपल देखो क्या रहेगा, कार्बन C14, नाइट्रोजन 715 और ऑक्सीजन 816। तो आप देख सकते हैं तीनों एलिमेंट भी अलग है, इनका एटॉमिक नंबर भी अलग है, मास नंबर भी अलग है, लेकिन जब आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करेंगे देखिए कैसे, 14 इक्वल टू 6 प्लस न्यूट्रॉन और जो न्यूट्रॉन्स हैं वो जाएंगे 14 माइनस 6 8। इसी तरह से ये तो देखो किसका था बेटा, C6 14 का, नाइट्रोजन का निकालोगे 15 7 प्लस न्यूट्रॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स हैं वो देंगे 15 माइनस 7 बेटा 8। इसी तरह नेक्स्ट है ऑक्सीजन 816 जो देगा 16, 8 प्लस न्यूट्रॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स हैं वो देंगे 16 माइनस 8 8। देखो तीनों केस में बेटा क्या है, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो सेम है। तो ये डेफिनेशन किसकी रहेगी, आइसोटोन्स की रहेगी बेटा। तो इस तरह से ये कुछ डेफिनेशन थी। इसके बाद हम करते हैं अगला टॉपिक बेटा इसी चैप्टर का। नेक्स्ट है बेटा वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बेटा ये जो टॉपिक है अपना, इसके अंदर देखो, इसको करने से पहले जो न्यूटन साइंटिस्ट थे बेटा, उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है, और जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट था उसको उन्होंने एक नाम दिया कॉर्पस्कल्स ऑफ लाइट। और इस फिनोमिना के द्वारा उन्होंने कहा भी ये एक्सप्लेन करती है रिफ्लेक्शन और जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है उसको। बट उसी टाइम ये जो बेटा थ्योरी थी कॉर्पस्कल्स ऑफ लाइट, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई इंटरफेरेंस एंड डाइफ्लेक्शन फिनोमिना को।
तो इस थ्योरी को रिप्लेस कर दिया गया वेव थ्योरी के द्वारा। और जो ये वेव थ्योरी थी बेटा, ये किसने दी थी? सी हाइगन्स ने। इसके अलावा जो मैक्सवेल थे बेटा, इन क्लार्क मैक्सवेल जो थे, उन्होंने कहा भी जो एक्स रेज है, अल्फा रेज है बेटा, उनके द्वारा जो एनर्जी रेडिएट होती है उसे हम रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। और जब बेटा ये जो रेडिएंट एनर्जी है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा भी काम करती है तो इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कह देते हैं ना। तो इसके बेस पे कुछ इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जो पॉइंट रहे, वो पॉइंट बेटा हमें बताए गए। क्या थे वो पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट तो ये था भी दे एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, ये लगातार बेटा एनर्जी जो है क्या करती है? एमिट करती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन ऑफ वेव। किसकी फॉर्म में? रेडिएशन ऑफ वेव्स की फॉर्म में। सेकेंड पॉइंट क्या बताया गया? भी ये जो रेडिएशन है बेटा आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आप ये देख रहे हैं डायग्राम में, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है बेटा। इसमें हमारे पास जो वेव इसमें से प्रोपेगेट हो रही है तो इलेक्ट्रिकल और जो मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देखिए तो बेटा ये कहते हैं भी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच ओसिलेट परपेंडिकुलर, जो ओसिलेट करती है परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, और ये उस डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर है इन विच जो रेडिएशन प्रोपेगेट हो रही है, जहां से वो निकल रही है। थर्ड पॉइंट में बताया कि ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल करती है विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, मीन्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से। और लास्ट पॉइंट में बताया गया कि दीज रेज डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, इन्हें प्रोपेगेट होने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता बेटा नहीं पड़ती। ये तो ये कुछ थोड़ा सा बताया गया वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। तो इसके बेस पे जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसमें कुछ डेफिनेशंस आई बेटा, और वो डेफिनेशंस क्या थी? जैसे कि इसमें आएगा वेवलेंथ, अपने वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड। तो मैं अभी जैसे उसको करवाऊंगा, देखिए। तो इसमें सबसे पहले डेफिनेशन बेटा जो रहेगी वो है वेवलेंथ। इसे हम बेटा डिनोट करते हैं लैम्डा, इसे आप क्या कहोगे? लैम्डा। तो ये वेवलेंथ है बेटा। इसकी डेफिनेशन देखो कैसे रहेगी भी, आपके पास ये बेटा वेव प्रोड्यूस हुई है किसी एक पॉइंट से, तो ये जो ऊपर का पार्ट है बेटा इसे हम नाम देते हैं क्रस्ट, और जो ये नीचे वाला पार्ट है इसको नाम देते हैं ट्रफ का। तो जो इसकी डेफिनेशन रहेगी वो क्या है बेटा? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ। भी ये जो बेटे आप दो क्रस्ट देख रहे हैं और ये जो आप दो ट्रफ देख रहे हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे क्या कहा जाएगा? वेवलेंथ कहा जाएगा। जैसे पहले मैंने बताया इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? लैम्डा से। अब जो इसके अंदर आप इसके यूनिट्स बेटा इसके अंदर लोगे, यूनिट में देखो हम क्या देंगे? जैसे इसके साथ अगर आता है 1 एंगस्ट्रॉम, तो ये 10⁻⁸ सेंटीमीटर, और अगर आप इसको मीटर बढ़ाओगे तो 10⁻⁻10 मीटर बेटा रहेगा। इसी प्रकार से आप पिकोमीटर लोगे तो बेटा वो हो जाएगा 10⁻12 मीटर। इसी तरह से नैनोमीटर लोगे तो वो बेटा हो जाएगा 10⁻9 मीटर। तो इसके ये कुछ बेटा रिप्रेजेंट करने के अपने पास यूनिट्स हैं जिसको आपने लगाना है साथ में। नेक्स्ट इसके बाद जो डेफिनेशन रहेगी बेटा वो है एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट है बेटा आपका एम्पलीट्यूड। देखो बेटा जो ये क्रस्ट की हाइट है या जो ट्रफ की डेप्थ है, इसको ਆਪਾਂ क्या नाम देते हैं? एम्पलीट्यूड। हम नाम बेटा इसको क्या देंगे? एम्पलीट्यूड का नाम देंगे। और इसके अंदर आप कहेंगे भी हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ इज कॉल्ड
एम्पलीट्यूड, क्या कहेंगे हम उसे? एम्पलीट्यूड कहेंगे बेटा। तो ये इसके अंदर एम्पलीट्यूड रहेगा इसके अंदर। नेक्स्ट बेटा इसमें जो डेफिनेशन रहेगी आपकी फ्रीक्वेंसी। अब देखो फ्रीक्वेंसी में क्या बेटा, किसी एक पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव पास होती है इन 1 सेकेंड, वो है फ्रीक्वेंसी। हम क्या कहेंगे? नंबर ऑफ वेव passes from a point in 1 second, वो क्या कहलाएगी बेटा? फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। इसकी जो यूनिट्स हैं, यूनिट वो रहेगी बेटा हर्ट्ज, रहेगी इसके अंदर। इसके बाद आप देखेंगे बेटा जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है बेटा वेव नंबर। इसको हम न्यू बार से लेते हैं। अभी जैसे मैंने फ्रीक्वेंसी बताया, जो फ्रीक्वेंसी है बेटे उसको आप न्यू से लिखते हैं, क्या कहेंगे? न्यू। और जो वेव नंबर है उसमें हमने बार लगाया, क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ये बेटा रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का, मतलब न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। ये रिजल्ट इसमें आपने यूज करना है। अगर इसी को आप चेंज करेंगे तो लैम्डा ऊपर जाएगा, 1 बाय न्यू बार। इनकी सहायता से आपको क्या करने हैं? न्यूमेरिकल करने हैं। तो ये वेव नंबर की डेफिनेशन रहेगी बेटे। इसी में एक अपने पास जो है नेक्स्ट डेफिनेशन आपने करनी है वो है टाइम पीरियड। वो कौन सी रहेगी बेटा? इट इज द टाइम टेकन टू पास थ्रू ए पॉइंट। मतलब बेटा ये एक टाइम होता है जो भी कोई एक वेव लेती है किसी पॉइंट से पास होने के लिए। इट इज द टाइम टेकन बाय वेव टू पास थ्रू ए पॉइंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। उसका और जो लैम्डा है बेटा उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या है? वो c अपॉन न्यू। एक इसमें जो रिजल्ट रहेगा c अपॉन में न्यू। एक तो रिजल्ट ये बनेगा, अगर न्यू निकालना है तो c अपॉन में लैम्डा लगेगा 1 2। अगर आपने c निकालना है तो लैम्डा इंटू में न्यू लगेगा 3। अगर आपने न्यू बार निकालनी है तो 1 बाय लैम्डा, ये फार्मूला आ जाएगा आपका। और अभी टाइम पीरियड का बताया 1 बाय न्यू बार, ये 5th फार्मूला हो गया बेटा आपका। ठीक है, तो इस तरह से इन रिजल्ट्स का आपने क्या करना है? इस्तेमाल करना है न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए। तो इनके कुछ न्यूमेरिकल आपकी बुक में दिए हुए हैं, उनको करने का आपने प्रयास करना है। थैंक यू वेरी मच।